हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइट शॉप के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 3 में इस कहानी के 1 महीने पहले की घटना दिखाई जाती है, जहां हम एक सोयोंग नाम की महिला को देखते हैं जो कि अपने घर में आराम से न्यूज देख रही होती है। अभी अचानक से कोई उसके गेट को जोर जोर से बजाने लगता है। वो इतनी जोर से गेट बजाता है जैसे कि वो गेट तोड़ ही देगा। सोयोंग काफी ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अभी सोयोंग को उसके जाने की आवाज आती है। इसके बाद सोयोंग धीरे से दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे एक परछाई नजर आती है जो कि उसके गैलरी के कॉर्नर पर खड़ी हुई थी। वो सोयोंग के ऊपर हमला कर देती है। ये परछाई बहुत ही जोर से दौड़कर सोयोंग की तरफ आई थी। तभी हम देखते हैं कि सोयोंग को किसी ने उसके ही फ्लोर से नीचे फेंक दिया था। इस वजह से सोयोंग की मौत हो जाती है। साथ ही नीचे हम एक स्कूटर को खड़ा हुआ देखते हैं जिस पर एक हेलमेट भी टंगा हुआ था। उस स्कूटी का नंबर भी उस पर लिखा हुआ था और ये नंबर था 8525। इसके बाद हमें सोयोंग के बॉयफ्रेंड मिनसू को दिखाया जाता है। मिनसू सोयोंग के मरने के बाद खुद को छिपते छुपाते हुए शहर से बाहर जाने वाली बस में जाकर बैठ जाता है। हमें ऐसा फील होता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस तो उसे ही पकड़ती। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। के बाद बस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बस चलने लग जाती है। तब जाकर मिनसू की जान में जान आती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव संग सिक आ जाता है। ये वही डिटेक्टिव होता है जिसे हमने सेकेंड एपिसोड के लास्ट में देखा था। वो बस रुकवाकर बस में चढ़ जाता है और वो सभी लोगों को बस से उतरने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब मिनसू समझ जाता है कि यहाँ ये डिटेक्टिव उसे ही पकड़ने आया है। इस वजह से वो डरा हुआ अपनी सीट से नहीं उठता। वो वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था। तभी हमें संग सिक की बातों से पता चलता है कि किसी ने सोयोंग के घर पर आग भी लगा दी होती है और इसी वजह से उसकी मौत हुई। और संसिक को मिनसू पर ही शक होता है, यानी कि पहले उसके घर में आग लगाई गई थी, उसके बाद उसे ऊपर से नीचे पटक दिया गया था। यहाँ डिटेक्टिव संसिक को मिनसू पर ही शक था कि उसने ही उसकी गर्लफ्रेंड सोयोंग को मारा होगा। इसीलिए वो मिनसू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रंट सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे जाने लगती है। डिटेक्टिव ने अपना हाथ उसकी सीट के ऊपर भी रखा था। तभी अचानक से मिनसू की नजर सोयोंग पर पड़ जाती है जो कि रियल में तो मर चुकी थी, लेकिन मिनसू उसकी आत्मा को देख पा रहा था। मिनसू सोयोंग की आत्मा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब संसिक मिनसू को पकड़ लेता है और उसे बाहर अपने दोस्तों के पास छोड़ देता है। ये सारे पुलिस वाले उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। संसिक जब सिगरेट पीने वाला होता है तभी एक ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ स्मोकिंग करना मना है। उसी वक्त संसिक की नजर अपने हाथों पर पड़ती है जिसे देखकर वो चमक जाता है क्योंकि उसके हाथों पर राख के निशान होते हैं और वो ये नहीं समझ पाता कि उसके हाथ में राख कैसे आई। जब ये डिटेक्टिव बस में चढ़ रहा होता है तब हमने फ्रंट सीट पर देखा था सोयोंग की आत्मा उसी सीट पर बैठी हुई थी जिसके अपार्टमेंट में आग भी लगाई गई थी। अब संसिक जब आगे बढ़ता है तो वो उसी सीट पर हाथ रख देता है जिस पर सोयोंग बैठी हुई थी। इसी वजह से उसके हाथ पर रकोड़ी के निशान आ गए थे। बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां एक बूढ़ा आदमी अपने घर में टीवी देख रहा होता है। तभी उसके गेट पर हम किसी की परछाई को देखते हैं। की परछाई को देखकर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन हम संसिक को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ अपने टेबल के लैंप को सही करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो सोयोंग की फाइल पढ़ने लगता है। फाइल के पास में ही हम एक लड़की की फोटो को भी देखते हैं। इस लड़की को हमने युंजू के स्कूल में देखा था कि उस वक्त धमा से बात कर रही थी और वो उससे ये भी कहती है क्या उसने देखा। लड़की के केस में ये था कि इस लड़की को नहीं पकड़ा गया है अभी तक। इस लड़की वाले केस को संसिक ने अभी के लिए होल्ड पर रखा हुआ था। डिटेक्टिव किसी भी केस को बहुत अच्छे से सोल्व करता था।
लेकिन फिर भी उसकी पोस्ट कभी ज्यादा बड़ी नहीं, कि ज्यादातर उसके केस होल्ड पर ही रह जाया करते थे, क्योंकि वो कोई भी केस अच्छे से सोल्व करना चाहता था, आधे अधूरे नहीं। इसके बाद सनसिक सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, मगर उसका लाइटर यहाँ काम नहीं करता। तभी सनसिक का दोस्त ऑफिसर जियोल उसके पास आता है और वो सनसिक को बताता है कि मिंसू को छोड़ दिया गया है। वो ये भी बताता है कि मिंसू के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। घर में आग लगने की वजह से उसके फेफड़ों के अंदर धुआं चला गया, इस वजह से उसकी मौत हुई है। कि सच्चाई तो हमें पता है कि उसे कोई मारने आया था, कि मिंसू तो और कहीं था। और एक विटनेस ने इस चीज की गवाही भी दी है कि मिंसू वहाँ नहीं था। मगर सनसिक को उसकी बातें सच नहीं लगती, क्योंकि वो अपने आप में श्योर था, क्योंकि सोयोंग का मर्डर हुआ था। के बाद सनसिक वहाँ से खाने के लिए जाने लगता है। अगले सीन में डिटेक्टिव उसी बूढ़े आदमी के घर आता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब पता चलता है कि इसका भी यहाँ मर्डर हो चुका है। आदमी की बैठे बैठे ही मौत हो जाती है। हम ये चीज भी नोटिस करते हैं कि इस आदमी के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान भी होती है। मगर सनसिक इस केस को भी एक खून की तरह ही देखता है, लेकिन ये केस तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब डिटेक्टिव ये भी देखता है कि उस आदमी के लेफ्ट हैंड पर टीवी रिमोट रखा हुआ था, कि ये आदमी तो राइट हैंडेड था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये आदमी घर में अकेला रहता था। उसकी वाइफ तो कब की मर गई है और उसके बच्चे और नाती पोते सब विदेश में रहते हैं। मरने से पहले इस बूढ़े आदमी ने अपने बच्चे और ग्रैंड बच्चों को भी कॉल किया था। इसके बाद डिटेक्टिव वापस जाने लगता है। जाते वक्त डिटेक्टिव फ्लोर पर कुछ चिपचिपी से पदार्थ को देखता है। ये बाद डिटेक्टिव जो अपने घर पर होता है तो उसे अपनी वाइफ का विजन आता है। ये वाइफ का नाम मी ही होता है। हाँ, उसकी वाइफ उसे प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी और वो पिता बनने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश था। और तभी ये बात उसे याद आती है तो वो उसी पल दुखी हो जाता है और वो सो जाता है। सपने में भी वो अपनी वाइफ को ही देखता है, जिस सपने में वो अपने बच्चे के नाम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन सपने में ही ऐसा होता है कि तभी एक कॉल उसके पास आ जाता है और उसे काम से कहीं जाना पड़ता है। ये बात उसकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मीही को अपने पति का बार बार इस तरह से काम पे जाना अच्छा नहीं लगता था, कि वो उसे टाइम कम देता था और वो अपने काम को ज्यादा टाइम दिया करता था। अभी हमें मीही के बारे में कुछ पता नहीं, क्या वो जिंदा है या नहीं, और आखिर डिटेक्टिव और उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ, ये सब हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। अगली सुबह डिटेक्टिव उठता है और वो नूडल्स खाता है। जब वो मैगी खाता है तो वो अपने लिप्स को पोंछता है, क्योंकि उसके फेस पर सॉस लग गया था। तभी ये चीज वो ये भी नोटिस करता है कि उस बूढ़े आदमी के लिप्स पर भी सॉस लगा हुआ था, साथ ही फ्लोर पर भी। मतलब ये था कि बूढ़े आदमी ने मरने से पहले कहीं से नूडल लाकर खाए थे। ये भी हो सकता है कि उस नूडल्स के अंदर कुछ मिलाकर उसे दिया गया होगा। उस बूढ़े आदमी को पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। इसके बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के घर वालों ने उसकी पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है। इसके बाद उस केस को यहीं दफन कर दिया जाता है। बाद भी सनसिक उस मर्डर के बारे में जानकारी निकालना चाहता था। इसके बाद सनसिक ऑफिसर यूना की हेल्प से आसपास के सभी चाइनीज रेस्टोरेंट का पता निकलवाता है। वो सभी से ये जानकारी निकालता है कि वो किस तरह से फूड की डिलीवरी करते हैं। जानकारी निकालते निकालते सनसिक एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है जहां एक स्कूटी रखी हुई थी। इस स्कूटी का वही नंबर होता है 8525। इस स्कूटी पर कीचड़ भी लगा हुआ था। साफ मतलब था कि बारिश में भी ये स्कूटी काम कर रही है। ये बात भी हमें पता चल जाती है कि इसी आदमी ने सोयोंग को मारा है। इसी नंबर वाली स्कूटी सोयोंग के घर के नीचे भी खड़ी थी। सनसिक अंदर जाकर उस रेस्टोरेंट के मालिक को गौर से देखता है, साथ ही वो उस रेस्टोरेंट में रखी हर चीज को ध्यान से देखता है। सनसिक को एक और बात याद आती है। एक दिन ऑफिस में साइन करने के लिए इसी दुकान का ओनर आया था, जिसने यहाँ पर चश्मा भी पहना हुआ था, कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है कि ऑफिस के अंदर चश्मा पहनकर इस तरह से कोई नहीं आता। इसके पास सनसिक जाजाल के
नूडल ऑर्डर करता है और वो ये नूडल्स खाते हुए याद करता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने रात के समय इन्हीं नूडल्स को खाया था। जब इस बारे में उस रेस्टोरेंट के ओनर से बात की जाती है तो वो बताता है कि वो उस रात डिलीवरी करने गया ही नहीं था, ना ही रेस्टोरेंट में कोई ऑनलाइन रजिस्टर्ड था उस टाइम। साथ ही सनसिक को ये भी लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने कभी नूडल्स ऑर्डर किए ही नहीं थे, वो वहाँ खुद गया था। सनसिक उस रेस्टोरेंट के ओनर को धमकी देता है क्योंकि जैसे कि उसे लगता है कि ये ओनर ही किलर है। नूडल्स वाली शॉप का ओनर काफी परेशान हो जाता है और सनसिक भी यहाँ से चला जाता है। अब घर जाने के बाद यहाँ सनसिक काफी ज्यादा मरे हुए लोगों के केस को देख रहा होता है। के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उस रेस्टोरेंट का मालिक जिसका नाम सायोंग होता है उस सोयोंग की आत्मा का पीछा कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ डिटेक्टिव सांग हू पर कब से नजर बनाए हुए था क्योंकि सनसिक को ये लगता है कि सांग हू किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। सनसिक सांग हू की स्कूटी के सामने आ जाता है और इसका एक्सीडेंट करवा देता है और वो सांग हू को पकड़ लेता है, मगर तब तक सोयोंग भी नीचे गिर पड़ी थी। सनसिक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो महिला असल में सोयोंग की आत्मा है। सनसिक सोयोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इधर सांग हू को इस बात की टेंशन नहीं थी कि वो पकड़ा गया है, इस बात से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सनसिक असल में सोयोंग को देख सकता है। अब जैसे ही सनसिक की नजर सोयोंग के खून भरे फेस पर जाती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सनसिक समझ जाता है कि सोयोंग जिंदा नहीं है बल्कि ये उसकी आत्मा है। और वो ये भी सोचता है कि रियलिटी में वो चीजें दिख रही हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कि मरे हुए लोग जिंदा नजर आ रहे हैं। सांग हू जैसे तैसे खुद को डिटेक्टिव से छुड़ाकर सोयोंग की तरफ भागता है जैसे कि वो उसे मारना चाहता हो। सनसिक ये सब कुछ देखने के बाद भी सांग हू को पकड़ के रखता है। इसके बाद सोयोंग की आत्मा वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सनसिक सांग हू को पीटने वाला था। तभी हम देखते हैं कि सांग हू की आंखें चमकने लगती है जो कि वहाँ पर आ रही एक कार की वजह से चमकती है और उसकी आंखें केट आइस की तरह हो गई थी, जिसे देखकर सनसिक भी थोड़ा डर जाता है। वो सांगसू से ये भी कहता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी कैसे हो गई। के बाद सीन वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ हमने सेकेंड एपिसोड में सनसिक को लाइट शॉप पर देखा था। अब यहाँ वो बूढ़े आदमी की मौत के बारे में कुछ पता करने आया था। सनसिक जियोन को उस लाइट शॉप पर देखकर रुक जाता है। योंग वहाँ से जाने लगती है लेकिन सनसिक की नजर उसके सूटकेस से गिर रहे खून पर पड़ती है। सनसिक जियोंग से पूछना चाहता था लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है लड़की है, पीरियड्स की वजह से खून आ रहा होगा। वो जियोंग से इस बारे में कुछ नहीं पूछता और अपना रेनकोट उतार कर वो जियोंग को दे देता है और कहता है कि ध्यान से जाना। इधर हम युंजू को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। उसका घर एक अपार्टमेंट में ही था। उसे याद आता है कि आज वो अपनी मोम के लिए बल्ब लेना भूल गई है। इसके बाद वो वापस भागते हुए लाइट शॉप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर जियोंग की नजर युंजू पर पड़ती है और युंजू ने भी जियोंग को देखा था। अब जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी तभी वोन योंग युंजू से बाहर से ही उसके घर जाने के लिए कह देता है और वो सनसिक से बातें करने लगता है। तो सनसिक इस लाइट शॉप के ओनर से बहुत कुछ पूछने वाला था क्योंकि यहाँ की चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करता। मगर वोन योंग ये कहीं न कहीं समझ जाता है सनसिक यहाँ क्यों आया था। सनसिक अपने सामने एक बल्ब को नोटिस करता है। उस बल्ब को देखकर सनसिक को काफी अजीब लगता है। अब क्या है इस अंधेरी गली का राज, हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।